विधायक जी, कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ, हम तो बैठे ही हैं जनता की सुनने के लिए। चलिए आइए। और कैसा चल रहा है तुम्हारे थाने का काम? सब आपका आशीर्वाद है विधायक जी। वैसे कहाँ है तुम्हारी ड्रेस? प्रणाम। वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है ना, धुलने डाली है। क्या समाचार लेकर आए हो? विधायक जी, कल जो कथा में आप गए थे उसकी न्यूज लगी है, वही लेकर आए हैं। कैसा चल रहा है तुम्हारे समाचार का काम? आपका आशीर्वाद है महोदय। चलो बैठो। सर, ये सचिन है, अपने पार्टी का खास है, इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा है सर। विधायक जी, टूर्नामेंट की शुरुआत आप ही को करने। कब से है शुभारंभ? यही हफ्ता रविवार भुनसार से। देखो, तब हम क्षेत्र में रहे तो जरूर आएंगे। इसका आधार कार्ड ले लो, स्वेच्छा राशि से अनुदान करवा देना। विधायक जी, चेयर लीडर भी आऊँगे। फिर तो हम जरूर आएंगे। तो रेप केस का जो मामला है उसमें कोई करना नहीं है? नमस्ते विधायक जी। है सर, मेरा उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के कॉलेज में नाम आ गया है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के भी पैसे नहीं हैं और स्कॉलरशिप हमको मिलती नहीं है। विधायक जी। हाँ रुको। विधायक जी, 2 ट्रांसफर थे, यदि आप कह देंगे तो हो जाएंगे। किस विभाग का है? शिक्षा विभाग के हैं, 3 लाख तक देने को तैयार हैं। तुम बस इसकी व्यवस्था कर लेना, सब हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? विधायक जी, अंशुल। अरे पूरा नाम बताओ। अंशुल दुबे। बामन हो? अरे वो तुम लोगों को तो मिलता है ना, क्या कहलाता है वो? सर, EWS। हाँ, उसके कागज बनवाओ। विधायक जी, तहसील में बाबू 10,000 की पहले रिश्वत मांगते हैं, हमारे पास तो स्टाम्प खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो लोन ले लो। हमारी सरकार में कितनी ऐसी योजनाएं चल रही है शिक्षा के लिए। विधायक जी, बैंक भी गए थे, लेकिन वहाँ पर पहले वो ज़मीन के कागज़ या गारंटर मांगते हैं। अब गरीब का कौन गारंटर बनेगा? और ज़मीन होती तो ऐसे परेशान क्यों होते? आप ही कुछ कर दीजिए। देखो, हमारे हाथ में भी फंड कहाँ रहता है, हमारे हाथ भी बंधे रहते हैं। आप लोगों को मिल तो रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक का पैसा, आवास, शौचालय, यहाँ तक कि आप लोगों को मध्याह्न भोजन से लेकर राशन भी मिल रहा है, फिर भी आप लोग भीख मांग रहे हो। और विधायक जी, शिक्षा के लिए CM हाउस से फोन है सर। आज सत्ता पक्ष ने हमको कैसे याद किया? अरे विधायक जी, केवल सत्ता पक्ष और कैसा विपक्ष, हम सब तो एक ही हैं। माननीय आपकी सरकार में तो हम अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे तो हमारी पार्टी में जाइए विधायक जी, किसी का भी विकास नहीं रुकेगा, ना ही आपका ना ही जनता का। आप तो जानते हो हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है। हमको भी नहीं रहना है ऐसी पार्टी में जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जिस पार्टी के विधायक और सांसद दशहरा और दीपावली की छुट्टी तो मनाते हैं, लेकिन कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। अरे वाह विधायक जी, आप तो हमारी भाषा बोलने लगे, दिल खुश कर दिया आपने। अगर ऐसी बात है तो कल ही आते हैं आपके बंगले पर। आपको पता होगा अगले हफ्ते आपकी विधानसभा में हमारा कार्यक्रम है, क्या चल रही तैयारी वहाँ पर? माननीय, शिलान्यास की पूरी तैयारी हो गई है, फुल मीडिया कवरेज रहेगा। अस्पताल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारी, सरकारी शिक्षक से लेकर स्कूल के बच्चे सभी उपस्थित रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारी विधानसभा में जनता को सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसकी भाषण में घोषणा की जाए? क्यों, अपनी विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है? माननीय, आप जैसे जननायक होते हो, समस्या कैसे हो सकती है? आपके राज्य में तो सब कुछ खुशहाल चल रहा है माननीय, यहाँ कैसी समस्या हो सकती है? अरे विधायक जी, घर बैठकर ना बताओ, जनता के बीच में जाओ और पता करो मुझे अपने भाषण में वहाँ पर क्या घोषणा करनी है, तभी तो जनता तालियां बजाएगी, तभी तो अखबार में खबर बनेगी। इस कार्य को मैं स्वयं कराता हूँ माननीय। चलिए ठीक है। चलो गाड़ी निकलवाओ। जी सर। चलो गाड़ी निकालो। सचिन, तुम्हारा काम हो जाएगा, अपना आधार कार्ड भेज देना, और हाँ याद रहे विधायक जी का फ्लैक्स लगवा देना, फोटो हम भेज देंगे। जी, विधायक जी का खड़ा वाला फोटो लगवा देंगे। इन नेताओं के पास क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तो पैसा है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं, और कहते हैं राम राज्य आ गया। क्या ऐसा था राम राज्य? ध्यान रखना, इस हफ्ते मुख्यमंत्री जी का दौरा है अपने क्षेत्र में, कोई भी क्राइम की घटना सामने नहीं आनी चाहिए। जी विधायक जी, निश्चिंत रहें, कोई मामला सामने नहीं आएगा। घटना हो भी गई तो हम सामने नहीं आने देंगे। अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी का दौरा है अपने क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र की समस्या जानना है। अपने क्षेत्र में तो सब कुछ खुशहाल है, क्या समस्या बता दें उनको? सर, जनता की समस्या तो जनता के बीच में जाकर ही पता चलेगी। हम करते तो हैं जनसंपर्क, जनता दरबार भी लगाते हैं, हमको तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली। सर, माफी चाहूंगा, लेकिन जनता की समस्या
आम नागरिक बनकर ही पता चलेगी, मंत्री या विधायक बनकर नहीं। एक चाय देना। जी भैया। अवधेश भैया, आपका रिजल्ट आ गया क्या? कहाँ यार, इस सरकार में तो परीक्षा के फॉर्म बस भरते जाओ, होता कुछ नहीं। भैया जी, हमने तो सुना है किसी को एक परीक्षा में 100 में से 101 अंक मिले हैं। अरे दीपक भैया, यह व्यापम घोटाले वाला प्रदेश है। देखा नहीं, व्यापम का खुलासा करने वाले खुद लापता हो गए। चुनाव से पहले 2 करोड़ रोजगार का लॉलीपॉप दिखाते हैं और चुनाव के बाद पकौड़े बेचने का ज्ञान देते हैं। सही बोल रहे हो। अपने बेटे को बिना खेले क्रिकेट बोर्ड में पद देने वालों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सब विधायक मंत्री के बच्चे व नेता बने घूम रहे हैं और हमारी आलिया को देखकर कहते हैं कि परिवारवाद चल रहा है। यह नेता पुत्र तो शादी और भंडारे में और जिम में रील बनाने को जनसेवा समझते हैं। अब यह नेता पुत्र मरने वालों को नहीं छोड़ते। सुखाकुल परिवार में बैठने जाते हैं तो वो फोटो भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? अरे भाई, होगा क्या, हम तो किसान आदमी हैं, सहना हमारी किस्मत में ही लिखा है। सही बोल रहे हो। एमएसपी लागू करके किसानों को उसका हक तो देना नहीं, बस बनना है किसान हितैषी सरकार। कृषि यंत्रों पर 12% टैक्स लगाने वाले क्या विकास करेंगे किसान अन्नदाताओं का? एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। यह लोग तो कफन पर भी 5% का टैक्स ले रहे हैं। वैसे किसानों को मौसम के हिसाब से बिजली और खाद मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मौसम का फर्क किसान को कहाँ पड़ता है भैया। बरसात में जब मम्मा जैसे किसान नेता कीचड़ से बचने के लिए पुलिस की गोदी चढ़ जाते हैं, तब हम बुआई करने जाते हैं। कौन कहता है किसान को बिजली नहीं मिलती? बिजली तो मिलती है, लेकिन रात में। जब ये नेता पुत्र ठंड में कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं, तब हम सिंचाई करने जाते हैं। और गर्मी में जब ये एसी में आइसक्रीम का आनंद लेते हैं, तब हमारा पूरा परिवार कटाई पर जाता है और 2-2 दिन लाइन में लगकर हमको अपना अनाज बेचना पड़ता है। ऊपर से उसमें भी मुद्दत काटी जाती है। सरकार चला तो रही है कितनी सारी योजनाएं, फसल खराब होने पर मुआवजा भी तो मिलता है। अरे कौन सी दुनिया से हो भैया, किसान को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पटवारी के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाते हैं। लेकिन ये पटवारी बिना चढ़ोतरी के कागज को देखते तक नहीं। 1 करोड़ का मुआवजा तो किसान पर गोली चलवाने का ही मिलता है। भूल गए मंदसौर में क्या हुआ था? अरे भाई, सरकार एक सिस्टम के साथ काम करती है, सबको साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे सिस्टम की तो बात ही ना करो। कांस्टेबल के पास से करोड़ों की संपत्ति जब्त होती है और जांच टीम यह पता नहीं कर पाती कि यह काला धन वर्तमान मंत्री का है या पूर्व मंत्री का। हमारे प्रदेश में विधायक खुले मंच से मीडिया के सामने दूसरी पार्टी से जुड़ जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग यही पता लगाने में लगी रहती है कि मैडम किस दल में है। मैडम ने दल बदला भी है या नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह पंक्तियां मध्य प्रदेश के दल बदलू विधायकों को अवश्य पढ़नी चाहिए। अरे भाई, जहां महाकाल लोक की मूर्तियां 1 साल में टूट जाती हैं, राम मंदिर की छत टपकने लगती है, विधायक विधानसभा में थूक देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? अरे यही तो वोट बैंक की राजनीति है। वोटों के लिए यह नेता कभी तिलक लगाकर जनेऊ पहनकर कट्टर हिंदू बन जाते हैं और वही नेता ईद पर टोपी लगाकर मुसलमान बन जाते हैं। सब वोट बैंक की माया है। अब तो वोटों का असर भी नहीं पड़ता इन नेताओं पर। विधायक तो मेढक जैसे दल बदल करके जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। कोई विधायक 35 करोड़ में तो कोई 55 करोड़ में बिक जाता है। अब इन दल बदलू विधायकों और तवायफों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। पहले तो सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत के सदस्य भी बिकने लगे हैं। अरे भाई, विपक्ष भी कम नहीं है। विपक्ष में होने के बाद भी इन नेताओं के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब खूब फल फूल रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, इनका काम नहीं रोकना चाहिए। अरे वही तो बात है, विपक्ष के नेताओं को 5 साल तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाना नहीं है और फिर चुनाव हार जाने पर ईवीएम का दुखड़ा रोना है। अब तो तीसरी बार दिल्ली की जनता ने इन्हें बोल दिया, चलो जीरो चेक करो। सोचो, भोपाल गैस कांड हो, 2G घोटाला हो या कोयला घोटाला या फिर विपक्ष के जीजा का जमीन का घोटाला, सत्ता पक्ष ने इतने सालों में एक भी खुलासा नहीं कर पाई। हमको तो लगता है गंगाधरी शक्तिमान है। सलाम साहब,
बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। अरे कल्लू, आजकल तुम ज्यादा व्यस्त हो गए हो, तुम्हारे यहाँ से कुछ पहुँच भी नहीं रहा है। याद रखना, सब बंद करवा देंगे। अरे नहीं साहब, आपकी ही दुकान है, आप बताओ क्या सेवा करें। अब बताना क्या है, 10,000 का पैकेट बनाओ। दीपक भाई, ये लोग आपको कल्लू कहकर बुलाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? भैया, हमारे समाज में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई गंजा है तो कोई मोटा है। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। हम तो मान लिए हैं कि गई हुई गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है, बिका हुआ विधायक वापस आ सकता है, लेकिन एक बार काला पैदा हुआ इंसान गोरा नहीं हो सकता है। ये हंस रहे हैं, आप भी हंसिए। हमारी संस्कृति है जो थोड़ा सबसे अलग है, उस पर सभी हंसते हैं। अरे नहीं भाई, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। भैया जी, हमने कथा में सुना था, महाभारत में श्री कृष्ण ने कुब्जा को खूबसूरत बनाया नहीं था, बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती का एहसास दिलाया था। जिस दिन आपको आपकी खूबसूरती का एहसास हो जाएगा तो आपसे खूबसूरत कोई नहीं होगा। आप काले, नाटे, गंजे, मोटे, जैसे भी हो, अगर आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। क्यों रविंद्र भाई, यह युवा नेता विधायक का खास है ना, जिसके जन्मदिन पर सड़कों पर फ्लैक्स लगते हैं? अरे काहे का युवा नेता विधायक के कार्यक्रम में जाकर कान में पूछता है चाय में शक्कर 1 चम्मच 2 चम्मच, और वही फोटो सोशल मीडिया पर डालकर लगता है विधायक जी से विधानसभा के विकास की चर्चा करते हुए। भैया मेरी वाली बोतल और चिप्स का पैकेट देना। लो भैया, आपकी बोतल, चिप्स और डिस्पोजल। चाय की दुकान पे शराब भी मिलती है? यह तो अवैध है ना? पक्का आप जादू वाली दुनिया से आए हो। ठेके से ज्यादा शराब तो चाय पान की दुकान पर बिकती है। सोचो, लाल पट्टी वाले आए दिन शराब पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। शराब के विक्रय से समस्या तो सबको है, लेकिन यह ना भूलो, शराब के विक्रय से ही सरकार चलती है। ये जो मुफ्त का अनाज जो तुम लेते हो, वो इसके ही टैक्स के पैसे से आता है। तो क्या शराब का पैसा युवाओं के भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? महिलाओं पर बढ़ती घरेलू हिंसा, शराब की वजह से टूटते परिवार और बेघर होते माता पिता को दर्द को देखकर भी क्या सरकार का दिल नहीं पसीजता? वैसे जिस देश के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर गुटखा, शराब और सिगरेट का विज्ञापन छपा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था तो शराब से ही चलेगी। गुजरात गांधी जी का प्रदेश है, यह कहकर वहाँ शराब बंद करवा दी। क्या यह देश गांधी जी का नहीं है? भारत में नेता और पुलिस जो करवाए वो सब वैध है, चाहे शराब का विक्रय हो या रेत का खनन हो। पुलिस की कमी तो सबको नजर आती है, लेकिन पुलिस का दर्द किसी को नहीं दिखता। जब आप लोग रक्षाबंधन, दिवाली या होली मनाते हो, तब हम ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे आप लोग शांति से त्योहार मना सको। क्या हमारा परिवार नहीं है? लेकिन आप कुछ भी बोलो, रेत खनन में तो अपना प्रदेश नंबर 1 बन गया है। नेताओं के साथ पार्टनरशिप में खनन माफिया ने अवैध खनन कर करके नर्मदा से लेकर चंबल तक को खोखला कर दिया है। देखो, हम भी मजबूर हैं, नौकरी सबको प्यारी होती है। शराब से लेकर खनन तक का पैसा ऊपर अधिकारियों से लेकर नेताओं तक पहुंचाना पड़ता है, और कभी हम एक्शन ले लेते हैं तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? बोलो तो मैं छोड़ दूँ। अरे हम तो कोचिंग जा रहे हैं, और तुम? मैं तो यहीं दुकान चलाता हूँ 4-5 सालों से। मतलब तुम 4-5 सालों से लड़की छेड़ने का काम यही करते हो? हाँ, लड़की छेड़ने का काम करता हूँ, और दिन में 8 से 10 लड़कियों को तो लाइन मार ही देता हूँ। बस 8-10? अगर दिन में फ्री समय रहा तो 15 भी हो जाती हैं। ये सब करके तुम कितने पैसे कमा लेते हो? मतलब लड़की छेड़ते हो तो पैसे तो कमाते ही होगे। अरे तो इस काम के पैसे थोड़ी मिलते हैं। मतलब ये काम करना तुम्हें अच्छा लगता होगा, ये तुम्हारा सपना होगा। यह किसका सपना होता है? यह काम तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता ना, तुम्हारा सपना है, तो फिर तुम करते क्यों हो? वैसे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर गर्व महसूस होता होगा। मुझे तो लगता है उनका सपना रहा होगा कि उनका बेटा बड़ा होकर लड़की छेड़े और लड़की छेड़ने में नाम कमाए। यह सब क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहन होगी, कोई उनको ऐसे छेड़े तो कैसा लगेगा? आया ना गुस्सा? मैंने तो बस बोला है, तुम तो ऐसा हरकतें करते हो। कभी सोचा है हम भी किसी की बेटी, किसी की बहन है? अरे मैडम, सड़क पर क्यों फसाद कर रही हो? आपका काम है पढ़ाई करना, ना कि कानून को हाथ में लेना। ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपको गिरफ्तार करना पड़े। हमको गिरफ्तार क्यों करोगे आप? लड़की को देखकर सीटी वो बजाए, भद्दे कमेंट पास वो करे, और गलती हमारी?
देखो आप जीन्स पहनकर सड़क पर निकलोगे तो लड़के छेड़ेंगे। एक तो आप लड़की को मॉडर्न कपड़े पहनना है और कोई कुछ बोल दे तो फिर नखरे दिखाने हैं। आप होते कौन है बताने वाले कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने? लड़की क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इसका अधिकार आपको या किसी को भी किसने दिया? आप लोग ऐसी हरकतें करती हो, फिर रेप जैसी घटनाएं हो जाए तो आप बोलो कि पुलिस हमारी रक्षा नहीं करती। आप कहते हैं लड़की के वस्त्रों की वजह से बलात्कार की घटनाएं होती है। कभी सोचा है आज के समय में 2 साल की नन्ही बच्ची के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, क्या उस नन्ही बच्ची के कपड़ों की गलती रही होगी? अरे बहन जी, गलती आम जनता की भी है। देश में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। हम उन्हें समाचार पत्रों में चटकारे लेकर पढ़ते हैं और समाचार चैनलों में बार बार देखते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं। अगर मन में दिखावे की भावना अधिक हो तो हम एक स्थान पर मोमबत्ती लेकर एकजुट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर दी, लेकिन यह नहीं सोचते कि ऐसी घटना हमारे साथ होती तो क्या इतना करना पर्याप्त होता? राम और रावण कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। भगवान श्री राम के युग से लेकर कलयुग तक यदि कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है तो वह है नारी की स्थिति। जी हाँ, नारी को जब भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था और आज भी गुजरना पड़ता है। यदि सभी देशवासियों के दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही बसे हैं तो दुष्कर्मों की खबरों से ऐसे अखबार न भरे होते। देखिए, यह महिलाओं को देवी मानने वाला देश है। देश में राम राज्य स्थापित हो रहा है और आप कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। देश में कभी कहते हैं राम राज्य निर्मित हो रहा है तो कभी कहते हैं अमृत काल आया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मणिपुर में देश की बेटी को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया जाता है, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटी को सड़कों पर घसीटा जाता है और हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। क्या यही है राम राज्य? चलिए मैडम, सड़क पर तमाशा करना ठीक नहीं। हेलमेट पहन लो, आगे चेकिंग लगी है। अब हेलमेट के कारण तो हमारा चालान काटोगे। तिरंगा यात्रा में हमारे मंत्री विधायक यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष बिना हेलमेट के निकलते हैं, आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। चलो भाई। वो बिना हेलमेट के निकल गया और तुम हेलमेट लगाए हो। मेरे हेलमेट लगाने से अपनी जान की सुरक्षा तो रहती है और चालान का डर भी नहीं रहता है। उनका चालान नहीं कटेगा तो तुम्हारा चालान कैसे कटेगा? हमारे यहाँ कानून के सभी नियम आम आदमी पर लागू होते हैं। नेता बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के जाए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। भाई साहब, आप करते क्या हो? प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करता हूँ। वहाँ पढ़ाई कैसी होती है भाई साहब? अपने नेताजी का विश्वविद्यालय है, बच्चों को आने की आवश्यकता नहीं है। यह बताओ कौन सी डिग्री बनवाना है, 1 महीने में सब डिग्री तैयार हो जाती है। फर्जी डिग्री बनाते हैं तो कोई जांच नहीं होती? अरे भाई साहब, समय समय में पार्टी फंड पर चढ़ोतरी करते हैं तो सब पाप धुल ही जाते हैं। आए दिन इन सड़कों पर बैठे गौवंश से टकराने से कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। सरकार ने गौशाला तो बनाई है, वहाँ क्यों नहीं भेज देते? गौचर भूमि भी निर्धारित की है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? गौशाला तो बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले सेवा कम और मेवा ज़्यादा खाते हैं। और रही बात गौचर भूमि की, तो इन पे सरकार के चहितों का ही कब्जा है। गौ सेवा की पूरी जिम्मेदारी सरकार और मंत्री की है, पशुपालकों का कोई दायित्व तो नहीं बनता। दूध निकाला और सड़कों पर छोड़ दिया, क्या ऐसी होती है गौ सेवा? अरे भाई साहब, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर सरकार सच में गौ सेवक है और गौ माता की सेवा करना चाहती है तो भूचड़ खाने वाले से फंड क्यों लेती है? भाईजान, कितना समय और लगेगा? बस सर 5 मिनट और। अंजलि मैडम, आपके पति का स्वास्थ्य अब कैसा है? अब पहले से ठीक है सर, लेकिन इलाज में खर्चा बहुत हो गया। अरे आपके पति का तो आयुष्मान कार्ड था ना, फिर कैसे? अरे सर, आयुष्मान कार्ड सिर्फ नाम के लिए सेवा है। अपने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड लेकर जिस भी अस्पताल में जाओ वहाँ बोलते हैं कि इलाज तो हो जाएगा, लेकिन जितना बिल पर बोलेंगे उस पर दस्तखत करना होगा। और तो और 3 दिन में हुए इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का बिल बढ़ाने रुकना 8 दिन पड़ेगा। इसीलिए हमने तो इलाज हैदराबाद में करवा लिया। पहले चिकित्सा सेवा हुआ करती थी, अब तो स्वास्थ्य सेवा भी व्यवसाय बन गया है। देखा नहीं कैसे कोरोना के समय दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक को ब्लैक किया गया। अरे सर, पहले तो डॉक्टर मरीजों के हित के लिए दवा लिखा करते थे, अब तो अपने कमीशन के लिए दवा लिखते हैं और वो दवा भी उसी मेडिकल पर मिलती है जिसमें उनका कमीशन पहले से ही फिक्स हो। अब तो डॉक्टरों के अपने मेडिकल स्टोर हैं और दवाइयों पर प्रिंट रेट कुछ और होते हैं और मिलता कुछ और ही रेट पर है। वैसे मैडम जी एक बात पूछें? अरे बिल्कुल पूछो।
वो अतिथि शिक्षकों को पक्का करने की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? वो तो चुनावी साल था, घोषणा हो गई, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। महिला अतिथि शिक्षकों को तो डिलीवरी के समय छुट्टी तक नहीं मिलती है, और तो और अतिथि शिक्षकों की पगार भी 3-4 माह में आती है। सुना नहीं आपने? अतिथि शिक्षक तो उनकी नज़रों में मेहमान हैं। हाँ सुना है। अब तो नई भर्ती वाले शिक्षकों को भी पेंशन नहीं मिलेगी। नई भर्ती वाले शिक्षकों को पेंशन क्यों मिलेगी? पेंशन तो विधायक और सांसदों के लिए बनी है, वही तो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। विधायक और सांसद के बच्चों का बस भविष्य सुरक्षित रहे। अरे भाई, शिक्षक की नौकरी भी तो बहुत अच्छी है। मध्याह्न भोजन का पैसा से लेकर के स्कूल की ड्रेस, साइकिल और प्रैक्टिकल फाइलों का पैसा खा रहे हैं। शिक्षक की नौकरी में बहुत बढ़िया काम है। सुबह गए और शाम को वापस, तनख्वाह तो बनी रही है, बच्चा पास हो या फेल। सही बोल रहे हैं आप। शिक्षक तो फ्री की पगार लेते हैं। जनगणना करवाए शिक्षक, चुनाव करवाए शिक्षक, मतगणना करवाए शिक्षक, यहाँ तक कि साहब के मन की बात भी रेडियो पर शिक्षक ही सुने। अरे जनप्रतिनिधियों से बड़ी समस्या है आपको, वो भी तो जनसेवा में काम करते हैं। जनसेवा? कैसी जनसेवा? बिजली बिल, फोन बिल, नौकर चाकर से लेकर सब कुछ मिलता है और खुद को कहते हैं जनसेवक। भाई साहब, क्रिमिनल से लेकर अशिक्षित सब जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। एक प्यून की पोस्ट के लिए भी परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन सरकार चलाने वाले विधायक और सांसद के लिए कोई शिक्षा निर्धारित नहीं है। कहने को तो महिला आरक्षण है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या पिता ही गद्दी संभालते हैं। नेता कितना भी बूढ़ा हो जाए गद्दी नहीं छोड़ता है। अब तो वो गद्दी छोड़ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे चुनाव की कतार में खड़े नजर आते हैं। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु तो निर्धारित है, अब अधिकतम आयु भी निर्धारित होना चाहिए, जिससे सभी को अवसर मिल सके। अरे भैया गुस्सा ना हो, लो पानी पियो, इससे दिमाग ठंडा होगा। जी सर, पानी। काफिरों को पानी पिला रहे हो मियाँ? पानी पिलाना तो सब आपका काम है साहब। और काफिर, इस्लाम में नास्तिकों से ताल्लुक़ रखने को मना किया गया है, और काफिर शब्द का अर्थ तो होता है ईश्वर या खुदा को ना मानने वाला। लेकिन आपका हाथ तो बता रहा है कि आप तो ईश्वर पे भरोसा करते हो। तो क्या आपकी नज़र में ईश्वर और अल्लाह एक हैं? हाँ, हमारे इस्लाम में तो यही बताया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मायने है एक ही ईश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं। ऐसे ही श्लोक तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, जिसका भी अर्थ है एक ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। बस अंतर यही है कि आप अरबी में कह रहे हैं और आप संस्कृत में। वैसे नमाज शब्द भी तो संस्कृत से ही लिया गया है। मुस्लिम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं, हिंदू गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। ईश्वर, भगवान, रब, गॉड सभी एक हैं। कोई यह नहीं है जो ये कहे कि दुनिया में कोई और है। एक ही ईश्वर है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम कहते हैं कि मेरा वाला है वही सही है। इस देश की पाठ्य पुस्तक में अकबर, बाबर और औरंगजेब का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन मंगल पांडे, भगत सिंह और चंद्रशेखर को स्थान नहीं मिलता। अगर आप लोगों के हिसाब से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो इन दहशतगर्दों को दफनाया ही क्यों जाता है? इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नहीं। और यह जो निर्दोष लोगों को मारकर कहते हैं कि हम जन्नत जाएंगे और वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, तो वास्तव में वो मुस्लिम है ही नहीं। तो क्या आप नहीं मानते कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़े जाते हैं? क्या आप नहीं मानते कि कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है? जब कश्मीरी पंडितों को जुल्म सितम की यातना देकर उनके घरों से ही बेघर कर दिया गया था, तब धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले कहाँ मसरूफ थे? अगर इतना ही लगाव है पाकिस्तान से तो चले क्यों नहीं जाते आप लोग? हम लोग आखिर कौन है? हम लोग वो जिनके पूर्वजों ने भारत की आजादी में अपनी जान गंवाई, या वो है हम लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी खुशी खुशी भारत में रहना कबूल किया? साहब, यह मिट्टी उतनी ही हमारी है जितनी आपकी। आप इसे माता कहकर नमन करते हैं तो हम चूम कर सजदा करते हैं। साहब, हम 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग हैं। हमें कलाम और कसाब ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि कलाम साहब जितना महान कोई बन नहीं सकता और कसाब जितना घटिया कोई हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ ऐसे कई लोग हैं जो हमारे मजहब का होकर नापाक काम करते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों की बजाय से पूरे मजहब को शक्की नज़र से देखना मुनासिब तो नहीं जनाब। सही कहा भाईजान, हम सब एक हैं। बस हमें खतरा है धर्म और जाति की राजनीति करने वालों से। असल में जिनका वोट बैंक खतरे में होता है वही धर्म या जाति खतरे में है का नारा देते हैं। चलो, बातों ही बातों में पंचर भी सुधर गया।
कहाँ हो अभी? सर बंगले आ गया था, आदेश करें। चौराहे पर गाड़ी भेज दो। और हाँ, कल का क्या कार्यक्रम है? कल सद्भावना कार्यक्रम में सर आपकी भोजन पहले आदिवासी बस्ती में होने हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक है। तुम लोग कल आदिवासी बस्ती पहुंच जाना और वहां व्यवस्था कर लेना। हम लोग वहीं से मुख्यमंत्री निवास के लिए निकल जाएंगे। जी सर। सर वो बर्तन घर से ले जाना है कि वहीं से खरीद लेंगे? तुमको ये भी बताना पड़ेगा। सर अरे गोरेलाल, गोरेलाल। जी साहब। सुनो, आज विधायक जी के भोजन तुम्हारे घर पर होंगे। अरे वाह, मैं बाजार से सामान लाकर भोजन मिलवाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब साथ में सामान लेकर आए हैं, तो हमें परोसना है और विधायक जी के साथ बैठकर भोजन करना है। साहब एक बात पूछे, आप नेता लोग हम आदिवासियों के घर पर खाना खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और वही फ़ोटो सोशल मीडिया और पेपर में क्यों लगवाते हैं? देखो, अगर फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि विधायक जी तुम्हारे घर आए थे? साहब अगर नेताओं के मन में भेदभाव ना होता ना तो फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं होती। जाति धर्म में विभेद करके, इंसान को इंसान से दूर करके, हमको बहुजन तो कहते हैं लेकिन जनगण में लिखे जन का दर्जा कब देंगे? देखो, सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है, ये सब कार्य आपके विकास के लिए ही तो किए जा रहे हैं। हमारी संपदा जल जंगल ज़मीन पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, कभी सड़क बनाने के नाम पर तो कभी फैक्ट्री लगाने के नाम पर, और हम अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश भी करें तो ये पूंजीपतियों की सरकार नक्सलवाद का ठप्पा लगाकर हमको ही जेल में भर देती है। कितने दुखी इंसान हो यार, विधायक जी स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं फिर भी तुम दुखी हो। साहब हम भूले नहीं हैं विंध्य क्षेत्र में हमारे साथ क्या हुआ था। ये नेता लोग पहले हम आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं और फिर पैर धुलवाने का नाटक करते हैं। बड़े बड़े मंचों से ये नेता लोग आदिवासियों को अपना परिवार बताते हैं और वहीं आदिवासी बच्चों की इज्जत लूटकर उनके जिस्म और जांच फाइलों को दफन कर दिया जाता है। अरे देखो, तुम लोग भी कम नहीं हो। मिशनरियों के साथ पैसे की खरीद फरोख्त में तुम्हारा धर्मांतरण का जो तुम्हारा खेल चलता है वो हमसे छिपा नहीं है। साहब खुशी खुशी कोई धर्मांतरण नहीं करता है। सोचो वह इंसान कितना मजबूर रहा होगा जिसे अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। देखो, जब LIC और बीएसएनएल डूबेगी तभी तो प्राइवेट कंपनियों का फायदा होगा। वैसे ही जब तक धर्म और जाति में बंटते रहेंगे सबका विकास कैसे होगा? और हमारे साथ होने वाला साहब जातिगत भेदभाव वो कब खत्म होगा? अब बिल्कुल शांत। विधायक जी आ गए हैं, नाटक मत करो, चुपचाप कार्यक्रम को पूर्ण करो वरना अंदर कर देंगे। जी साहब। और गोरेलाल कैसे हो? सब आपकी कृपा है मालिक। विधायक जी कार्यक्रम जल्दी संपन्न कर लेते हैं, फिर सेम हाउस भी निकलना है। चलो दरी बिछवा दो। आइए विधायक जी। कहाँ बुला लिया यार? आओ भाई गोरलाल आओ। जी जी। विधायक जी यह गमछा डाल लीजिए, संदेश अच्छा जाएगा। चलो कर लो सद्भावना मिलन, हम भी खा लेने साध राज के साथ 2-4 निवाले। जी विधायक जी।
अरे रसगुल्ला भी लाए हो? जी विधायक जी। अरे दाल चावल परोसो भाई, जल्दी जल्दी निपटाओ। सद्भावना मिलन करना है, खाना पूर्ति करना है, पूरा थोड़ी करना है यार। जी विधायक जी। लीजिए विधायक जी। जी विधायक जी एक फोटो। विधायक जी एक फोटो। शानदार फोटो हो गई, कल के अखबार में विधायक जी सुर्खियों में रहेंगे। हो गया सद्भावना मिलन। विधायक जी रसगुल्ला खिला देते। जी हो गया, ठीक है विधायक जी। चलो निकलते हैं यार। आइए विधायक जी। कहाँ लेकर आ गए थे यार? आइए। बड़े आए आदिवासियों का हित ऐसी बनने वाले, कैमरा जी भी कहीं के। आप गांव छोड़कर शहर में काम करते हो, आपको गांव में काम नहीं मिला? गांव में तो मजदूरी भी नहीं मिलती। सरकार कहती है मनरेगा से हर मजदूर को उसके गांव में ही काम मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पंचायत में तो मनरेगा का पूरा काम जेसीबी से करवा लिया जाता है। बाद में सचिव और रोजगार सहायक जॉब कार्ड में फर्जी हाजिरी डालकर पैसा निकाल लेते हैं। सभी जगह का यही हाल है भैया। बिना मजबूरी के आखिर कौन अपना घरौंदा छोड़कर शहर की ओर पलायन करता है? देखा नहीं कोरोना के समय बाहर काम करने वाले मजदूरों का क्या हाल हुआ था? सही कह रही हो, कितनों को तो पैदल घर वापस आना पड़ा था। वैसे खुशी, तुम्हारे गांव में आवास के पैसे खाते में डल गए क्या? अरे कहाँ भैया, हमारे गांव का सचिव तो आवास की सूची में नाम तभी जोड़ता है जब 10,000 गिन कर दो। हमको आवास तो क्या शौचालय भी नहीं मिला। तो तुम्हारे पापा ने शिकायत क्यों नहीं की? अरे भैया, पापा ने विधायक जी से शिकायत की थी, लेकिन वो पापा से ही बोलने लगे कि मिल बांट कर चलो, फ्री का आवास और शौचालय मिल रहा है तो देने में समस्या क्या है? कौन सा तुम्हारे घर से पैसा लग रहा है? अरे विधायक से लेकर सांसद तक सबको कमीशन जाता है, वो क्यों एक्शन लेंगे? भैया, पापा ने तो 181 पर भी शिकायत की थी, लेकिन बिना निराकरण की शिकायत निरस्त कर दी। देखा नहीं, अब तो मंत्री जी ने भी भरे मन से कह दिया कि जनता तो उनके लिए भिखारी है। सरकारी सभी योजनाएं सिर्फ नाम के लिए है। सरकार कहती है अपना पैसा बैंक में रखो, लेकिन एटीएम से ज़्यादा बार पैसा निकालो तो पैसा काट लेते हैं, और खातों में पैसा कम हो तो पेनाल्टी काट लेते हैं, जबकि हमारे पैसे से ही उनके बैंक चलते हैं। सही बात है लखन भैया। जियो की सिम जैसे मुफ्त में गैस सिलेंडर तो हमको दे दिए, लेकिन गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाकर 6 रुपए की सब्सिडी देने का दिखावा करने नेता अखबार में लाखों का विज्ञापन छपवाते हैं। अरे खुशी, वैसे ही तो लाडली बहना में पैसा देकर फोटो खिंचवाते हैं। यदि महिलाओं के लिए कुछ करना ही है तो रोजगार दो,
एक तरफ स्केल इंडिया और आत्मनिर्भर की बात करते हैं और दूसरी तरफ चुनाव के समय मुफ्त में पैसा देकर हमारा वोट खरीदते हैं। यह फूल कैसे दिए? भैया 20 रुपए के। अरे खुलेआम लूट मचा रखी है। नहीं भैया, बिल्कुल सही रेट बता रहे हैं। 10 में लगाना हो तो बताओ। भैया आप लोग हम सड़क पर सामान बेचने वालों से तो मोल भाव करते हो, लेकिन कभी बड़े शोरूम में ऐसी बातें नहीं करते। गरीब 5 रुपए का मुनाफा कमा ले तो लूट लगती है, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज 1 माह का 28 दिन पर खत्म हो जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं करता। चलो लाओ फूल दो। चलो यहीं फंसे रहोगे क्या? जी विधायक जी, पैसे आके देता हूँ। आइए विधायक जी आइए। हटो भाई हटो, विधायक जी को अभिषेक करने दीजिए। आइए विधायक। धन भद्रो बलि राजा दान भद्रो महाबल अत्यंत प्रतिबद्ध नामी रक्षे माँ चले। और पंडित जी सब सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। कभी से कर लीजिए जी। त्र्यंबकम यजामहे पुष्टि वर्धनम मुर्वारुकविंदनामृताम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या सर्वम तुमेव देव देव। विधायक जी यहाँ ये सब कुछ नहीं, जनता दरबार में आना, विधायक जी वहाँ सब सुन लेंगे। मंदिर पूजा करने के लिए है, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। साफ साफ लिखा है, फिर भी ये लोग नहीं मानते। अब तो मंदिर में भी वीआईपी रिवाज चलने लगा है। भगवान के दर पर भी कोई छोटा बड़ा होता है क्या? बड़े बड़े मंदिरों में तो रसीद कटवाओ तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। अब इन्हीं वीआईपी की व्यवस्था में तो भगदड़ हो जाती है और जान जाती है आम जनता की। भगवान भी देखकर यह विचार कर रहे होंगे कि वर्तमान समय में मेरे भक्त हैं तो हैं कौन? वह जो प्रभु राम को दिल से पुकारते हैं या वो जो जय श्री राम बुलवाने और फोटो खिंचवाने में लीन है? राम हमारी आस्था का केंद्र है। प्रभु राम को दिल में बसाने की जरूरत है, भक्तों को ये समझना होगा। वैसे भैया मैं यहाँ भगवान श्री राम के भक्त की बात कर रही हूँ। देखा नहीं है, आपके यहाँ से फूल मेरे यहाँ से प्रसाद ले गए और पैसे भी नहीं दे गए। अरे देख के लगाओ झाड़ू, अभी लग जाता तो फिर से नहाना पड़ता। माफ करना साहब। साहब एक बात बोले, हमारे चुने से आपको नहाना क्यों पड़ता है? जाति धर्म नहीं जानते हो क्या? जब भारतीय संविधान में सभी समान है तो फिर कैसा भेदभाव, कैसा छुआछूत? अरे दिया तो है समानता का अधिकार, 2 अक्टूबर को लगाते तो है तुम्हारे साथ झाड़ू। साहब झाड़ू पकड़ कर फोटो खिंचवाना अलग बात, रोजाना सड़क नाली गटर की सफाई करना अलग बात। आप किस समानता की बात कर रहे हो? आज हम लोग जूते पहनकर सामंतवादी घरों के सामने से नहीं निकल सकते। हमारी जाति का दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता। आप बोल रहे हैं समानता का अधिकार है। देखो जाति और वर्ग विभाजन तो सदियों से चला आ रहा है, वो किसी के बोलने या लिखने से खत्म नहीं हो जाता। दलित और पिछड़ी राजनीति करने वाले नेता कभी गरीब नहीं रहते। जाति के अधिकार के लिए नेता लड़ने का खूब नाटक करते हैं, लेकिन जातिवाद खत्म ऐसा कोई नहीं बोलता। देखा नहीं संसद में बोल दिया, अम्बेडकर जी का नाम लेना अब एक पेशन बन गया है। नेता से बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेकते, उनके जैसा बनना कोई नहीं चाहता। तो क्या अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए ही संविधान का निर्माण किया था? क्या चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे ने ब्राह्मणों के लिए ही कुर्बानी दी थी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने कायस्थों के उत्थान के लिए ही आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के बिरसा मुंडा तक और ज्योतिबा फुले से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई तक के योगदान को जाति या धर्म तक विभाजित करना उनके योगदान को कमतर आंकने के समान होगा। लोग आरक्षण की बात तो करते हैं कि आरक्षण दिया जाए, लेकिन किसी को पिछड़ा कहना आखिर कहाँ तक सही होगा? विधायक जी यही तो राजनीति है, पैसे कचरे वाले हैं और यही इनकी हकीकत है। साहब हम लोग तो सफाई वाले हैं, कचरे वाले तो आप बड़े लोग हो जो कचरा सड़क पर फेंक देते हो। पैसा एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको छूने से पहले जात पात नहीं पूछते या किस जाति किस धर्म का है। इसको लेते समय कोई हाथ भी नहीं धोता। सभी जगह जाति का भेदभाव करने वाले पेट्रोल बैंक को लेते समय या अनाज खरीदते समय कभी जाति नहीं पूछते। विधायक जी को इतनी फुर्सत नहीं कि तुम जैसा से बहस करे। आइए विधायक जी।
भाई अरे विधायक जी आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए सीएम साहब। अरे जी रहेगी, बहुत बढ़िया। ये अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है और ये हमारे यहाँ के पुलिस वाले हैं, इनका प्रमोशन कराना है। विधायक जी एक तस्वीर हो जाए, कल के अखबार में हेडलाइन बन जाएगी। विधायक जी ट्रांसफर वाली का बात कर लेते हैं। माननीय कुछ ट्रांसफर करवाने थे। अरे विधायक जी बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। चलिए तुम लोग बाहर बैठो। अब सुनाइए विधायक जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? माननीय कुछ ट्रांसफर करवाने थे, उसकी नोटशीट बनवानी है। अरे तुमको कहीं मना किया है क्या? किस विभाग का है? माननीय शिक्षा विभाग का है। हमको कुछ मिलेगा विधायक जी या सूखे सूखे? कैसी बात कर रहे हैं माननीय, आपको कुछ क्या भी कहना पड़ा है? शिक्षा या पुलिस विभाग का कोई भी ट्रांसफर हो तो अभी करवा लेना। माननीय हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी में तो जो चुनाव हार जाते हैं उनको ही टिकट दी जाती है, उनको बार बार महत्व दिया जाता है। अब उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल स्वागत है विधायक जी आपका, लेकिन आपके दल बदल करने से आपकी विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे उसका कैसा क्या करेंगे आप? इस देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जिस जनता को शौचालय में शौच करना सिखाया जा रहा हो, वो क्या सोचकर वोट करेंगे? आप तो भाषण में अपने हमारे क्षेत्र को जिला बनाने और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात घोषणा बस कर देना, चुनाव तो उससे ही निकल जाएगा। अरे विधायक जी घोषणा बस करना है, घोषणा हम कर देंगे, जिला बनाने की घोषणा कर देंगे, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी कर देंगे। वैसे भी विधायक जी भूमि पूजन में एक नरेली तो लगता है। कल जनता के बीच में गया था मुख्यमंत्री जी, जनता को तो वही शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा वाली वही सब समस्या है। उनका दुखड़ा तो खत्म ही नहीं होता, उनके लिए कितना भी कुछ करो उनका मन भरता ही नहीं। देखो विधायक जी, पार्टी का हर छोटा बड़ा विधायक निवेश करके चुनाव जीतता है कि 5 साल कुछ कमाएगा, लेकिन जनता को लगता है कि हम उनका विकास करेंगे। हम यहाँ कुर्सी पर जनता की वजह से नहीं, जातिगत समीकरण की वजह से बैठे हैं, और जो जाति में नहीं टूटते उनको चुनाव के एक दिन पहले मुर्गा, शराब और पैसे में खरीद लेते हैं। अब आप ही बताओ, ये बिकने वाली जनता के लिए हम क्यों राम राज्य लाएंगे? पहले देश में राजनीति का खेल होता था, अब तो खेल में भी राजनीति होने लगी है। खुलेआम खिलाड़ियों के क्रिकेट के सट्टे का विज्ञापन दिखाया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। सभी कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। वर्तमान दौर में दल बदल करने वाले नेता बात तो भगवान श्री राम की करते हैं और हरकतें मंत्रा जैसी। बड़े बड़े नेता तो दल बदल कर लेते हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता भाट चारण और दरबारी सभाओं में कुर्सियां बिछाते या फिर जयकारे के नारे लगाते हुए नजर आते हैं और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने आका की पोस्टों को सोशल मीडिया पर डालते हैं। महत्व रह गया एक जमीनी कार्यकर्ता का। एक जमीनी कार्यकर्ता जिसे छोटे से राजनीतिक पद के जाल में फंसाकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त में सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, वही कार्यकर्ता अपने नेता के दल बदल के बाद आखिर कैसे अपनी विचारधारा से समझौता करता होगा। वैसे राम राज्य में विधायक जी ने तो दल बदल कर लिया है, अब देखते हैं उपचुनाव में क्या होता है।